एंड चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में हमने आपको संख्या पद्धति की परिभाषा, अंक के बारे में और जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में बताया था, और कुछ सवालों के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे चर्चा की थी। और अब जो है वो हमको ये बताना है संख्याओं के प्रकार। तो हम आपको एक एक करके सारी संख्याओं के प्रकार बताते हैं। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को क्लिक कर दे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाए। और अगर हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करें संख्या पद्धति में संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले अगर हम बात करें तो होती है प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। प्राकृतिक शब्द से ही पता चल रहा है, मतलब जो नेचुरेबल होगी, जो हम दिन भर यूज करते हैं, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। काय से प्रदर्शित करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं, और एन बराबर 1 से लेके अनंत तक, जहां तक भी गिनती चलती है वहां तक सारी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। याद रखना, जीरो या माइनस में कुछ भी नहीं लेना है। जिसमें किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं वही वाली लेना है, बाकी अन्य नहीं लेना है। तो वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो प्राकृतिक संख्या जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहलाती है। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। नेक्स्ट होती है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर जिनको बोलते हैं। होल नंबर में इतना ध्यान रखना है, अगर प्राकृत संख्या के आगे जीरो लगा दिया जाए। प्राकृत संख्या कहां से कहां तक थी? 1 से अनंत। अगर 0 से अनंत तक बात की जाए तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? जो यदि प्राकृत संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। इसको होल नंबर, इसलिए इसको W या Z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा? 0 से लेके अनंत तक। इसके बाद देखते हैं पूर्णांक संख्या। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं व शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वे पूर्णांक संख्या कहलाती है। देखो, प्राकृत संख्या 1 से इधर चालू होती है, इनके सबके अगर ऋणात्मक ले ले तो इधर आ जाएंगे, और शून्य को बीच में रखना है। जैसे स्केल होती है, स्केल में अगर बीच में शून्य माने, जैसे ग्राफ बनाते हैं तो बीच में शून्य होता है, इधर साइड माइनस होता है और इधर साइड प्लस होता है। तो ये जो बीच में शून्य होगा और इधर साइड माइनस, लेफ्ट में माइनस और राइट में अगर प्लस की संख्या होगी तो कौन सी कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसके बाद इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर और एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो मैं यहीं पे बता देता हूं। पॉजिटिव इंटीजर मतलब धन पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक दैट मीन्स I प्लस। और याद रखना, धन पूर्णांक जो होता है वो कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। और ऋण पूर्णांक मतलब नेगेटिव इंटीजर जिसको बोलते हैं वो होता है -1 से शुरू। कहां से होता है? -1 से अगर शुरू हो रहा है तो वो नेगेटिव इंटीजर कहलाता है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर जिनको प्राकृत संख्या भी कहते हैं, और ये हो जाएगी नेगेटिव इंटीजर हो जाएगी। याद रखना, जो शून्य है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही वो नेगेटिव इंटीजर है। इस बात को आपको भली प्रकार से ध्यान रखना है कि जो 0 है ये शून्य न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है, ठीक है। क्योंकि शून्य से कम तथा जो ऋण पूर्णांक होती है वो शून्य से कम होती है।
जो ऋण पूर्णांक होती है वो शून्य से क्या होती है, कम, और जो धन पूर्णांक होती है वो शून्य से अधिक होती है। इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा, किसको, जीरो को नहीं लेना है, क्योंकि जीरो ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। तो ये हमारा हो गया पूर्णांक संख्या। अब देखते हैं हम अगला है सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है, वो क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। सभी लोग जानते हैं इवन नंबर क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है, जो 2 से डिवाइड होता है वो सम संख्या कहलाती है। और इसकी एक और खासियत बात रखना कि जो सम संख्या होगी उसका जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा या तो 0, 2, 4, 6 या 8 ही होगा। जैसे हम 18 लिखते हैं तो 18 में इकाई का अंक 8 है, मतलब वो सम है। हम 20 लिखते हैं, उसमें इकाई का अंक 0 है, मतलब वो भी क्या है, सम है। हम 516 लिख दें, 16 में 6, 216 लिख दे तो 16 में 6 क्या है, इकाई का अंक है, तो वो सम है। ठीक है, तो अगर 0, 2, 4, 6 और 8 अगर इकाई का अंक हो तो वो संख्याएं क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। या 2 से जो डिविजिबल होती है, डिवाइडेड होती है, विभाजित होती है, वो भी क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। इसके बाद देखते हैं विषम संख्या। तो सेम इसका उल्टा हो जाएगा विषम संख्या में, कि विषम संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, 2 से विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। तो इसमें उदाहरण में क्या आ जाएंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये जितनी भी होगी, 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। और इसमें भी हमको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसके लिए भी नोट लिख देता हूं मैं कि नोट, प्रत्येक विषम संख्या का इकाई का अंक, याद रखना, इकाई का अंक जो होता है वो 1, 3, 5, 7, 9 होता है। कोई सी भी संख्या हो, अगर वो विषम है, कितनी भी बड़ी हो, मान लो हमने लिख दिया 4123 या और पीछे अगर अंक बढ़ा दिए, तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, पीछे का अंक देख के बता सकते हैं कि ये सम है या विषम है। सिर्फ अंतिम अंक देख के बता सकते हैं कि पूरी संख्या सम है या विषम है। क्योंकि अगर 1, 3, 5, 7, 9 में से अगर कोई संख्या आती है पीछे इकाई के अंक में, तो वो विषम होगी। और अगर इकाई के अंक में अगर कोई सम संख्या आती है 0, 2, 4, 6, 8, तो वो क्या होगी, सम होगी। तो बहुत आसानी से आपको सम और विषम पहचानने में आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी सम संख्या है, जिसको ऑड नंबर बोलते हैं, सॉरी विषम संख्या है ऑड नंबर। इवन मैंने आपको पहले बता ही दिया, तो ये इवन और ऑड दोनों हो गया। अब बात करते हैं प्राइम नंबर की, अभाज्य संख्याएं। तो क्या होगी देखना, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जो अपने आप को छोड़ के किसी से भी भाग नहीं जाए। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से, किसी भी अन्य संख्या से पूर्णतया विभाजित न हो, पूर्णतया विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अब अभाज्य संख्या कौन कहलाएगी, जो या तो 1 से डिवाइड हो
या स्वयं से डिवाइड हो, ठीक है, इसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होती है, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अब आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि जो अभाज्य संख्या होगी वो एक से शुरू होगी। तो देखो, एक नहीं होता है। एक क्या है? एक भाज्य संख्या है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा, उसकी भी डेफिनेशन होती है एक के लिए भी। तो हमारी जो शुरुआत होती है अभाज्य संख्या की, कहां से होती है? 2 से। तो 2, 3, 5, उसके बाद 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 29, ऐसे अप टू सो ऑन आगे तक। और इसकी एक खासियत है, याद रखना, सिर्फ 2 को छोड़ के सभी विषम संख्याएं होती है। सिर्फ 2 एकमात्र सम संख्या है। क्या है? केवल 2 ऐसी सम संख्या है, ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, संख्या भी है। कभी कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा भी जाता है, इस बात पे गौर करना आप लोग, कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। अब यहां पे एक पेतरा और घुमा सकता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो होती है वो 3 होती है, 2 नहीं होगी। याद रखना, 2 सम है। और अगर वो पूछ ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सम विषम नहीं पूछे, तो भी उत्तर क्या आएगा? 2 आएगा। पर अगर सम अभाज्य पूछे तो 2, विषम अभाज्य पूछे तो 3, और नॉर्मली सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर और अभाज्य संख्या। इसके बाद देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या दैट मीन्स कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर का एक रूल है, ये बस इतना ध्यान रख लो कि जिसमें किसी भी संख्या से भाग चले जाए, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी भाग जाता हो। क्या लिखेंगे? वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो, कम से कम एक और गुणनखंड रखती हो, गुणनखंड रखती हो, भाज्य संख्याएं कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। अब देखो, इसका सबसे बड़ा रीजन आपको यही समझ में आ जाएगा। जैसे 4 होता है, 4 का मतलब क्या हो गया? 2 गुणित 2। आपको पता है 2 प्राइम नंबर है, पर 2 गुणित 2 मतलब ये 2 से डिवाइड हो रही है। ये आ गया 6। 6 क्या होता है? 3 गुणित 2। ऐसे कोई अगर फैक्टर में बढ़ जाए तो क्या संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। तो जो भी संख्या अगर फैक्टर में बढ़ जाती है, एक कक्षा 10 में हम सवाल भी पढ़ाते हैं, अगर आप लोगों ने 10वीं में एनसीईआरटी से पढ़ रखा है तो एक सवाल भी है वहां पे कि सवाल था इस टाइप का है, 9 गुणित 11 गुणित 13 धन 13। तो वहां से 13 कॉमन निकल जाता है और फिर 9 गुणित 11 धन 1 और 99 धन 1 100 करके, और हम लिख देते हैं कि भाज्य है। तो कैसे पता चला भाज्य है? क्योंकि इसके 2 फैक्टर हो गए। तो किसी ऐसी संख्या के, क्योंकि यहां देखो ये तीनों चीज गुणे में थी, ये काय में थी, धन में थी, तीनों चीज गुणे में थी, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या था? 13, इसलिए ये भाज्य है। अगर कॉमन फैक्टर नहीं होता और अगर फैक्टर नहीं टूटते तो वो संख्या अभाज्य हो जाती।
ठीक है। जैसे यहाँ पे तो पूर्ण संख्या बन रही है, कभी कभी मान लो योग ऐसा भी आ जाता है कि वो 99 की हो जाता है, या ऐसी संख्या हो जाती है जो अभाज्य होती है, तो भी उसका अगर फैक्टर पास में आ रहा है तो वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो इसको 4 को हम या 6 को या सभी इस टाइप की संख्याएं क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। एक बात और ध्यान रखना, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक न तो भाज्य है न अभाज्य है। एक तो न भाज्य है और न ही अभाज्य। दूसरी बात, जो भाज्य संख्या है, देखो अभाज्य संख्या में तो क्लियर बात हो गई थी कि अभाज्य संख्या में 2 को छोड़ के सभी विषम होती है, पर भाज्य में ऐसा नहीं है। भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती है। कौन सी? सम और विषम दोनों हो सकती है। जैसे मान लो कि 25 है, 25 विषम है पर फिर भी भाज्य है, 24 सम है फिर भी भाज्य है। इसलिए भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती है। लिख देता हूं मैं, भाज्य संख्याएं सम व विषम दोनों हो सकती है। तो इतनी बात आप ध्यान रख लेना। ये हो गई हमारी भाज्य संख्याएं। अब देखते हैं सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं देखते हैं। तो देखिए सहभाज्य संख्याएं कौन सी होगी? सहभाज्य संख्याएं ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। ऐसी 2 या अधिक प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी 2 या अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, वे सह अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब वो कैसे पता चलेगा? आप लोग बहुत बार HCF निकालते हो किसी संख्या का और उसका संख्या का HCF 1 आ जाता है, तो वैसे जो संख्याओं के जोड़े होते हैं वो सह अभाज्य होते हैं। जैसे 2 और 3 है, तो 2 और 3, 2 का वेक्टर क्या होता है? 2 गुणित 1। 3 का वेक्टर क्या होता है? 3 गुणित 1। तो दोनों में कॉमन क्या है? 1 1। उनने लिखा जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, तो वो क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसे और भी जोड़े हो सकते हैं, 5 9 11 भी ऐसे ही हो सकता है। 5 टूटता है 5 1, 9 टूटता है 3 गुणित 1 और 11 टूटता है 11 गुणित 1। तीनों में कॉमन क्या है? 1 है, इसलिए इनका सहअभाज्य संख्या ये हो जाएगी 1। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। और याद रखना, सहअभाज्य संख्या का अभाज्य होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये भाजित भी है। ये भाजित है पर फिर भी ये सहअभाज्य है। क्यों है? क्योंकि इसका जो जोड़ा बन रहा है वो जोड़ों में कोई भी फैक्टर नहीं बन रहे हैं। अब बात करते हैं, सहअभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। और Q क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0। शर्त ये संख्या बटा बटी में होनी चाहिए, पर शर्त ये कि Q का मान 0
नहीं होना चाहिए वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या। और याद रखना जितनी भी बटे वाली संख्या होती है वो सभी परिमेय संख्या होती है। जैसे 3/5, 2/6 या कोई भी, या नॉर्मल संख्या भी है, अगर वो इस टाइप की संख्या भी है तो ये भी परिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि इनके बटे में भी हम 1 लिख सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या, जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। काय में व्यक्त नहीं कर सकते हैं? इरेशनल नंबर जो होता है, अपरिमेय संख्या जो होता है, वो बटे में व्यक्त नहीं होता है। इरेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, किया जा सकता है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है। अब देखिए अपरिमेय संख्या का मैंने बता दिया कि ये किसके रूप में व्यक्त नहीं हो सकती? P/Q में। एक बात और ध्यान रख लेना, आपको बहुत शॉर्टली बता देता हूं। अपरिमेय संख्या जनरली रूट में होती है। काय में होती है? ये सभी अपरिमेय संख्या है, आपने कक्षा 10 में पढ़ी भी होगी। और लास्ट संख्या होती है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं दैट मीन्स रियल नंबर। अब देखिए रियल नंबर की एक खासियत बता दूं, चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, कोई सी भी संख्या हो, धनात्मक हो ऋणात्मक हो, सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती। क्या कहलाती है? सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। वे संख्याएं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है और आप एंड तक आ चुके हो, वीडियो के लगभग एंडिंग की तरफ है हम, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। सारी संख्याओं को हमने एक ही वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश की है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और फटाफट दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे हमारा जो हौसला है वो बढ़ता रहे, हम आपको रोज वीडियो देते रहें और आप लोगों को अलग अलग टाइप के वीडियो जो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मिल रहे हैं वो आपको मिलते जाएं। कोई भी संख्या जो होती है वो सब रियल नंबर होती है, कोई सी भी, रूट में हो, बटे में हो, पाई में हो, 1 हो, 0 हो, माइनस हो, प्लस हो, जितनी भी संख्याएं होती है, 1-2 पे माइनस लगा देता हूं मैं, माइनस हो, प्लस हो, कुछ भी हो, वो सारी संख्याएं क्या होती है? रियल नंबर होती है। तो यहां पे हमने इस वीडियो में रियल नंबर सारे संख्याओं के प्रकार या टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आ रहा हूं, विभाज्यता की जांच। अगले वीडियो का टॉपिक हमारा है विभाज्यता की जांच। दैट मीन्स कौन सी संख्या किससे विभाजित होती है, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, सारे नियम आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे आईएमपी पोर्शन आज का वीडियो और अगला वीडियो, अगर ये जिसने दोनों वीडियो समझ लिए, ये मान के चल लीजिए नंबर सिस्टम का कैसा भी सवाल आ जाएगा आप हल कर आओगे। आज का वीडियो पता है आपको, और अगर विभाज्यता की जांच वाला वीडियो अगर आपने देख लिया है तो नंबर सिस्टम के सारे सवाल आप परीक्षा में अगर आते हैं, कोई सी भी एग्जाम में आते हैं, तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।